अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट पेमेंट ऑफ गुड्स या पेमेंट ऑफ सर्विसेज या एनीथिंग दैट रिलेट्स टू द पेमेंट्स। इससे पहले हम इंटरनल कंट्रोल्स को एक वन लाइन की डेफिनेशन में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स आर द प्रोसीजर्स that are opted by the businesses or organizations to protect its assets from misuse and for the purpose of maximizing the efficiency of its operations. So इसको हम इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। Determine the objectives in evaluating and testing internal controls are to determine the degree of reliance on the internal controls for the purpose of its audit. सबसे पहले ऑडिटर जो होता है, इधर इट इज़ इंटरनल ऑडिटर और द एक्सटर्नल ऑडिटर, जब वो रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल्स को तो उसको देखता है कि वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर एग्जिस्टिंग और नॉट, and if they are existing then he need to assess that whether they are efficient or inefficient for the purpose of his audit. Determining the nature, timing and extent of substantial procedures mean nature, audit procedures की nature क्या होगी, ऑडिट प्रोसीजर्स की टाइमिंग क्या होगी और ऑडिट प्रोसीजर्स की एक्सटेंट क्या होगी। टाइमिंग मीन कि ऑडिट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म की जाएंगे, किस डेट को परफॉर्म की जाएंगे। एक्सटेंट मीन्स कि ऑडिट प्रोसीजर्स किस हद तक परफॉर्म की जाएंगे, हमारा जो सैंपल लेवल होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा। आज जो सबसे मेन और इंतहाई मेन आपको ये हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये चीज़ मिलेगी कि आपने पेमेंट ऑफ गुड्स का कोई ना कोई प्रोसीजर होता है और बेयर मिनिमम प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स जो है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स हम क्या हो सकते हैं कि वेंडर्स इनवाइस प्रायर टू पेमेंट आर कंपेयर्ड इन डिटेल। जो वेंडर्स की इनवाइस आती है, जो पेमेंट का क्लेम आता है, उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं। रिसीविंग रिपोर्ट्स, रिसीविंग रिपोर्ट्स का मतलब है गुड रिसीट नोट्स। हमारे पास जितने भी गुड रिसीट नोट्स आए हैं हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, अपने परचेज ऑर्डर के साथ उसको कंपेयर करेंगे। एविडेंस ऑफ डायरेक्ट शिपमेंट टू कस्टमर्स, मे बी के जैसे मैं एक इदारे की बात करता हूँ, उसके रीजनल ऑफिस हैं, मे बी के कंट्री के अंदर वो 5 या 6 प्लेसेस हैं, तो जो हेड ऑफिस होता है वो उसको सप्लायर को गाइड करता है कि आप जैसे कि आप हमारे सेंट्रल ऑफिस में या हेड ऑफिस में ये सारी शिपमेंट दें, आप डायरेक्ट हमारे रीजनल ऑफिस को जो कि कंट्री के दूसरे हिस्सों में है अब वहाँ पे सप्लाई कर दें। तो एविडेंस ऑफ डायरेक्ट शिपमेंट टू कस्टमर्स, वहाँ से अब जब वो शिपमेंट करेगा, सप्लायर जो शिपमेंट करेगा तो उसकी गुड रिसीट, उसकी जो डिलीवरी चलान होंगे जो वो रीजनल ऑफिस को देगा, तो उसकी एक कॉपी वो हेड ऑफिस को भी भेजता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपी ऑफ वेंडर शिपिंग डॉक्यूमेंट और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट से कि अगर वो हमारे एक सेंट्रल रीजन में एक शिपमेंट देता है तो उसकी वो जो ज़ाहिर है उनसे एक्नॉलेजमेंट लेगा कि भाई मैंने आपको ये चीज़ें सप्लाई कर दी है तो आप प्लीज़ मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट दे दें। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट होगी जो वो सप्लायर हमारे रीजनल ऑफिस से लेगा, शिपमेंट के उसने वहाँ पे पहुँचा दिया, उसकी डिलीवरी चालान की या एक्नॉलेजमेंट की एक कॉपी जो कि हेड ऑफिस को भी देगा फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी इनवाइस के साथ। evaluation reports on services rendered, inspection reports thereby। अब इससे पहले हमने जो मॉड्यूल डिस्कस किया परचेजेस का किया या सेल्स का किया, तो हमने एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स की हमने इसमें डिस्कशन की कि ये इंस्पेक्शन जो होती है मटेरियल्स की या गुड्स की, ये अपने हमारे वेंडर के प्रेमिसेस में भी हो सकती है और ये पोस्ट डिलीवरी ये हमारे अपने प्रेमिसेस में भी हो सकती है। एडवांसेस टू सप्लायर्स आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। आजकल जो बिजनेस में आप जब आप मार्केट में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा कि जब आपके पास कोई वेंडर शिपमेंट के लिए आता है, आपके पास वेंडर कोई टेंडर को विन कर जाता है, तो इदारों के अंदर ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि जहाँ पे आप पेमेंट्स जो है एडवांस में कर देते हैं वेंडर्स को। तो ये देखा ही जाएगा कि अगर आपके क्लाइंट ने, अगर आपके इदारे ने कोई पेमेंट्स सप्लायर्स को एडवांस में किए हैं तो क्या वो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वही अगर आप टेंडर के मुताबिक हैं, या और वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट आर authorized and approved by the appropriate level। ये सारी चीज़ें जो कि इसको हम वेंडर्स की इनवाइस के साथ जो है ना बिफोर पेमेंट हम इसको कंपेयर करेंगे। अब ये तो हो गए स्पेसिफिक कंट्रोल। अब इसके अलावा जो बाकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है या इंटरनल कंट्रोल्स है वो ये है कि हम ये देखेंगे जब हम पेमेंट्स कर रहे हैं, इधर इट इज़ कैश पेमेंट करें या हम उसके साथ कोई मतलब बाय चेक पेमेंट करें, किसी कैश पेमेंट्स करें या थ्रू चेक पेमेंट्स करें, हमने ये देखना है कि हमने जो हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं या इंटरनल कंट्रोल्स हैं उसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का वो है, वो हम मीटअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि हम अपने जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर जो हमारे जो रिव्यू हैं अब इन प्लेस हैं, जहाँ पे हम सप्लायर्स की स्टेटमेंट को रिकंसाइल करेंगे विद द पेमेंट रिकॉर्ड। फिर हम क्या हमारे पास कंट्रोल प्रोसीजर्स इन प्लेस हैं जहाँ पे हम तमाम कैश पेमेंट्स को वो रिकॉर्ड करेंगे जो कि अकर हो गई हैं। अगर कोई कैश पेमेंट हमने अकर की है तो क्या वो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर हम रिकंसाइल करेंगे डेली बेसिस के ऊपर वेदर पेमेंट्स आर पोस्टेड इनटू देयर पेमेंट लेजर या अकाउंट्स पेबल में हम करें कि नहीं करें। हमारे पास कंट्रोल प्रोसीजर ये है कि हम इंस्पेक्ट करेंगे सैंपल ऑफ पेमेंट लिस्टिंग, सैंपल ऑफ पेमेंट लिस्टिंग फॉर द रिव्यू ऑफ ऑडिट सीनियर। देखिए लिस्टिंग क्या होती है। लिस्ट का मतलब होता है वन पेज लिस्ट होती है, ए बी सी। एक पेमेंट जो है इतनी अमाउंट की, दूसरी पेमेंट इतनी अमाउंट की, तीसरी पेमेंट इतनी अमाउंट की है। नाउ इधर वी आर इंटरनल ऑडिटर और द एक्सटर्नल ऑडिटर, हमें एक पेमेंट की लिस्ट बनानी पड़ती है ताकि हमारे से जो नेक्स्ट लेवल होता है, जो ऑडिट सीनियर होता है, वो उस पेमेंट सेक्शन, वो उस पेमेंट की लिस्ट को पेमेंट की लिस्ट को वो क्या कर सके, वो रिव्यू कर सके। इसके बाद हमारे पास एक कंट्रोल प्रोसीजर ये होता है कि हमें एग्जामिन करना होता है एविडेंस ऑफ यूज ऑफ प्री नंबर चेक। जितनी भी पेमेंट हो रही होंगी वो ज़ाहिर एक चेकबुक के साथ हो रही होंगी। तो अगर आपने कभी चेकबुक को देखा हो तो वो प्री नंबर्ड होती है। चेक नंबर 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं, चेक नंबर 1 से लेके 50 तक हो सकते हैं, चेक नंबर 1 से लेके 100 तक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चेक नंबर 1 तो रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन चेक उसके बाद के 2-3 चेक जो है मिसिंग है और फिर चेक नंबर एकदम से 5 आ जाता है या चेक नंबर एकदम से 10 आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम प्री नंबर चेक्स होने चाहिए। अगर बीच में कोई चेक कैंसिलेशन हुई है, पेमेंट्स नहीं हुई, तो उनको भी हमने अकाउंट फॉर करना है, उनका भी हमने डाटा मेंटेन करना होता है। इसके अंदर एक और कंट्रोल प्रोसीजर पेमेंट्स के अंदर ये आ सकता है कि हमें मंथली बैंक रिकंसिलेशन करनी चाहिए तो पेमेंट लेजर फॉर द एविडेंस ऑफ वर्क परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। देखिए ये भी आपकी एक ऑडिट की सेशन होती है, आपकी ऑडिट की एक एथिक्स होती है कि आप जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं वो इंडिपेंडेंट करते हैं। सो आपको इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इसमें एक कंट्रोल प्रोसीजर हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम रिव्यू करें पेमेंट्स की पोस्टिंग की फ्रॉम जनरल टू द लेजर। हम पूरे उसको, अब देखिए ना, जनरल ट्रांजैक्शंस होती है किसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल। ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन द जर्नल। देन उसकी जो आउटकम होती है उसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं, लेजर में। एंड देन लेजर से किस में लेके जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से हम किस में लेके जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो क्या होती है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और वो आपकी क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे उसका डबल इम्पैक्ट आएगा वो बैलेंस शीट में आइटम चली जाएगी। एक कंट्रोल प्रोसीजर हमारे पास ये होता है कि हम इस पे कट ऑफ प्रोसीजर्स को हम दोबारा देखिए। कट ऑफ बहुत मेन इसकी जो है ना वो कंट्रोल प्रोसीजर है किसी भी हेड के अंदर। आपने ये देखना है कि आप जितनी भी पेमेंट्स कर रहे हैं वो फॉर द रेलेवेंट पीरियड कर रहे हैं, कि हम ऐसा तो नहीं है कि हम एडवांस पेमेंट्स करें। अगर हम एडवांस पेमेंट्स कर रहे हैं तो हम उसको अकाउंट फॉर भी करते हैं। उसके बाद एक इसमें कंट्रोल प्रोसीजर और होता है कि हमने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स होते हैं, हमने उसको भी अकाउंट फॉर करना होता है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्या होता है कि हम बकायदा चार्ट ऑफ अकाउंट्स को फॉलो किया जाता है। देखिए हम जब अपनी बुकिश लैंग्वेज में हम कोई भी कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो हम सिंपल ये कहते हैं कि अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया तो हम इसकी जनरली क्या कहते हैं, बिल्डिंग टू बैंक कर देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जब आप किसी इदारे के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप यही बिल्डिंग होगी, यही बैंक होगा, लेकिन इसके अगेंस्ट जो होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक क्रिएट किए जाएंगे। से कि इसके अंदर 101 का हेड है, तो आप जैसे ही सिस्टम में 101 पंच करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, जो आपकी बिल्डिंग आ जाएगी। और अगर से कि 1030 का जो हेड है, जैसे हम उसको पंच करेंगे हमारे सामने अकाउंट्स पेबल का या बैंक का हेड आ जाएगा। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स का मतलब ये है कि आप जब आप मार्केट में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पे जो है ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स का एक बहुत बड़ी जो होता है मेन एलिमेंट होता है। उसके बगैर अगर आप किसी गलत हेड को पंच कर देंगे तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग का हेड किसी और हेड के साथ जा मिलेगा। अगर मैं 101 की बजाय 107 कर दूंगा तो मे बी कि वो किसी और हेड हो, क्योंकि ये बिल्डिंग का हेड है, ये कैपिटल का हेड है, मे बी कि रेवेन्यू का हेड जिसमें चार्ज हो जाए। तो जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होती है, दैट शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर आवर ऑडिट evidence of for our proper internal control. So these are the internal controls, these are the test of controls, these are the control procedures. These are the control procedures in regard to the payment of goods, in regard to payment of services, either they are in cash or in credit basis. So I think I'm done, or I'm ready for your question answers. आप अपनी क्यूरीज को मेरे साथ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप मेरी
और क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज देयर टू एड्रेस योर क्वेरीज। अपना ख्याल रखिएगा, कहीं से भी पढ़ें सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट को कहीं से भी पढ़ें, कुछ मे बी के कुछ चीज़ें मेरे से स्किप हो गई हो, कहीं से भी पढ़ें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है जो आपको समझ नहीं आती है, तो इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज हियर टू एड्रेस योर क्वेरीज इन आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।